क्या होगा अगर हमारी अब तक की हर एक मेडिकल खोज, तकनीक का हर नया आविष्कार हम्म। और आसमान छूती हर एक भव्य इमारत, मतलब असल में बस एक जेल की कोठरी के अंदर लगाया गया बहुत ही महंगा और सुंदर वॉलपेपर हो? ये तो बहुत ही डरावना ख्याल है। है ना? आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ ऐसे ही अप्रत्याशित और गहरे विचारों पर बात करने वाले हैं। मतलब हम हमेशा मानते हैं कि आधुनिक मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर रहा है। बिल्कुल। हम बीमारियों को हरा रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं और हमारी दिनचर्या से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, ऐसा हमें लगता है। हाँ, एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है। एकदम सही कहा, इल्यूजन। लेकिन आज हमारे पास कुछ ऐसे नोट्स हैं जो 1970 के एक व्याख्यान से लिए गए हैं और वे हमारी प्रगति की इस पूरी परिभाषा को ही जड़ से हिला देते हैं। ये सामग्री हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ एक बहुत बड़े न दिखाई देने वाले पहिए पर गोल गोल दौड़ रहे हैं। दिलचस्प और कहूंगी कि थोड़ा असहज करने वाला विचार है, क्योंकि इंसानी मनोविज्ञान इस तरह से काम करता है कि हमें जो एक नियंत्रण या कंट्रोल का एहसास है ना, वो हमें बहुत सुकून देता है। जब हम किसी बीमारी का इलाज खोजते हैं या कोई नई तकनीक विकसित करते हैं, तो हमारे दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि हम ब्रह्मांड के नियमों को अपने हिसाब से मोड़ रहे हैं। हम बॉस हैं। बिल्कुल, हम बॉस हैं। लेकिन ये जो स्रोत हमारे सामने है, वो इस मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच को हटाकर एक बहुत ही कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई सामने रखता है। सही बात है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि ये उस बुनियादी ढांचे को समझाता है जिसके भीतर हम ये सब कर रहे हैं। बिल्कुल। और जब मैं नोट्स को पढ़ रहा था तो मुझे शुरुआत में लगा कि ये कोई सामान्य दार्शनिक चर्चा होगी। अक्सर ऐसा ही लगता है। हाँ, लेकिन ये तो सीधे तौर पर उन भौतिक नियमों की बात करता है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। इसमें एक बहुत ही भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, षड्विकार। हाँ, षड्विकार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब स्रोत बताता है कि इस भौतिक जगत की हर एक चीज अनिवार्य रूप से 6 अवस्थाओं या परिवर्तनों से होकर गुजरती है। जन्म, वृद्धि, स्थिरता, प्रजनन, क्षीणता और अंततः विनाश। अब देखिए, इंसान और जानवरों के लिए तो ये जन्म और मृत्यु की बात समझ में आती है। बिल्कुल। लेकिन नोट्स ये दावा करते हैं कि ये नियम निर्जीव वस्तुओं और पूरा ब्रह्मांड पर भी लागू होता है। मुझे ये जो प्रजनन या बाई प्रोडक्ट्स बनाने वाला हिस्सा है ना, वो थोड़ा उलझावा लगा। अच्छा? हाँ, मतलब एक निर्जीव चीज जैसे कोई पहाड़ हो या कोई तारा हो, वो कैसे प्रजनन कर सकता है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और यहीं पर इस षड्विकार की व्यापकता समझ में आती है। यहाँ प्रजनन का मतलब सिर्फ जैविक प्रजनन यानी बच्चे पैदा करने से नहीं है। अच्छा, तो इसका और क्या मतलब है? इसका वैज्ञानिक और भौतिक अर्थ है अपने अस्तित्व के दौरान नए उत्पाद या बाय प्रोडक्ट्स उत्पन्न करना। ओके। उदाहरण के लिए एक पहाड़ को ही ले लीजिए। उसका जन्म कैसे होता है? टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से। हाँ, ज्योग्राफी में पढ़ा था। बिल्कुल। फिर वो लाखों सालों तक ऊंचा होता है। जो उसकी वृद्धि है, वो एक लंबे समय तक अपनी ऊंचाई बनाए रखता है, यानी स्थिरता। लेकिन उस स्थिरता के दौरान नदियां और हवाएं उसके पत्थरों को काटकर मिट्टी और खनिज बनाती हैं, जो घाटियों का निर्माण करते हैं। ये उस पहाड़ का प्रजनन या बाई प्रोडक्ट उत्पन्न करना है। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, और फिर धीरे धीरे उसका क्षरण होता है, वो घिसकर छोटा होने लगता है, जो कि क्षीणता है। एकदम सही। और अंततः करोड़ों सालों बाद वो पूरी तरह समतल हो जाता है, जो उसका विनाश है। ये नियम तारों, आकाशगंगाओं और यहाँ तक कि मानव निर्मित संरचनाओं पर भी उसी कठोरता से लागू होता है। ये उदाहरण बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। और दिलचस्प बात यह है कि जब मैं इस चक्र के बारे में सोचता हूं तो मुझे ये सिर्फ पहाड़ों या तारों में ही नहीं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और तकनीक में भी साफ दिखाई देता है। बिल्कुल। कैसे? अगर मैं इन 6 चरणों को आज की किसी बड़ी टेक कंपनी या मान लीजिए किसी नए स्मार्टफोन के नजरिए से देखूं, तो ये पूरी तरह फिट बैठता है। कोई नई तकनीक ईजाद होती है, मतलब उसका जन्म होता है। हाँ। वो बाजार में तेजी से फैलती है, ये वृद्धि है। फिर वो तकनीक कुछ सालों तक बाजार पर हावी रहती है, यानी स्थिरता। बिल्कुल, स्थिरता। और उसी तकनीक के आधार पर नए सॉफ्टवेयर, एक्सेसरीज और स्पिन ऑफ कंपनियां बनती हैं। ये उसका प्रजनन या बाय प्रोडक्ट हो गया। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। लेकिन फिर कोई नई तकनीक आ जाती है, पुरानी तकनीक के अपडेट बंद हो जाते हैं, क्षीणता आ जाती है। हाँ, छीड़ता है। और आखिरकार वो तकनीक किसी म्यूजियम का हिस्सा बन जाती है या ई वेस्ट बन जाती है, यानी विनाश। यह टेक कंपनी वाला दृष्टिकोण इस प्राचीन नियम को आधुनिक संदर्भ में देखने का एक बेहतरीन तरीका है।
और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो क्या है? वह ये है कि सिलिकॉन वैली हो या वॉल स्ट्रीट, वे इस चक्र के शुरुआती 3 या 4 चरणों को लेकर बहुत उत्साहित रहते हैं। जन्म, वृद्धि, स्थिरता और प्रजनन भी, लेकिन वे क्षीणता और विनाश वाले हिस्से को हमेशा एक समस्या के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि इसे फिक्स किया जा सकता है। बिल्कुल, वे सोचते हैं कि पर्याप्त पैसा और रिसर्च लगाकर इसे टाला जा सकता है, जबकि स्रोत स्पष्ट करता है कि ये 6 चरण कोई विकल्प नहीं है। मतलब ये कोई बग नहीं है सिस्टम में? एकदम नहीं, ना ही कोई त्रुटि है जिन्हें सुधारा जा सके। ये प्रकृति की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं। आप इस पैकेज डील से सिर्फ अपनी पसंद के हिस्से नहीं चुन सकते। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? अगर ये नियम इतना ही अटल है, अगर विनाश और क्षीणता को टाला ही नहीं जा सकता, तो आज का इंसान ऐसा क्यों व्यवहार करता है जैसे वो इन नियमों से ऊपर उठ चुका है? मतलब हम अरबों डॉलर एंटी एजिंग रिसर्च पर खर्च कर रहे हैं। कुछ लोग तो अपने शरीर को क्रायोजेनिक्स के जरिए फ्रीज करवा रहे हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में। इस उम्मीद में कि भविष्य की तकनीक उन्हें दोबारा जिंदा कर देगी। इस हद तक का आत्मविश्वास या कहूं भ्रम कहां से आता है? इसी भ्रम को स्रोत में एक बहुत ही सटीक शब्द दिया गया है, अविद्या। अविद्या मतलब अज्ञानता। हाँ, अविद्या का सामान्य अनुवाद अज्ञानता किया जाता है, लेकिन यह वह अज्ञानता नहीं है जहाँ किसी को किसी तथ्य की जानकारी नहीं है। मतलब लिटरल इग्नोरेंस नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्रायोजेनिक्स में निवेश करने वाले या जेनेटिक इंजीनियरिंग करने वाले लोग दुनिया के सबसे बुद्धिमान और पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, उनके पास डेटा की कोई कमी नहीं है। सही कहा। अविद्या एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहां जानबूझकर सत्य को अनदेखा किया जाता है। अच्छा। यह एक ऐसी अज्ञानता है जहां इंसान ये मानने से इनकार कर देता है कि वो प्रकृति के नियमों के अधीन है। यह उस अहंकार से पैदा होती है जो कहता है कि मैं नियंत्रक हूं। आई एम द कंट्रोलर। हाँ, जब हम एक मशीन बनाते हैं और वो हमारी उंगलियों के इशारे पर काम करती है, तो हमारे दिमाग को ये भ्रम होने लगता है कि अगर हम पर्याप्त तकनीक विकसित कर लें तो हम सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे। बिल्कुल, हम जीवन, मृत्यु और समय को भी उसी तरह एक बटन से कंट्रोल कर लेंगे। अविद्या असल में अपनी सीमाओं को पहचानने में विफल होना है। मुझे यहाँ थोड़ी असहमति जतानी होगी। अच्छा, बताइए। या कम से कम उस आम नजरिए को सामने रखना होगा जो कोई भी आधुनिक व्यक्ति इस बात पर सोचेगा। ये कहना बहुत आसान है कि विज्ञान का प्रयास अज्ञानता है, लेकिन क्या हम उन ठोस परिणामों को नजरअंदाज कर सकते हैं जो चिकित्सा विज्ञान ने हमें दिए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 100 या 150 साल पहले इंसान की औसत उम्र 30 या 40 साल हुआ करती थी। आज एंटीबायोटिक, सर्जरी और आधुनिक दवाओं के कारण ये उम्र 80 साल के पार जा चुकी है। ये तो एक फैक्ट है। हाँ, तो क्या मृत्यु को पीछे धकेलना, एक दादा को अपने पोते पोतियों के साथ 20 अतिरिक्त साल देना, क्या ये प्रकृति की सीमा को सच में तोड़ना नहीं है? क्या ये सिर्फ एक भ्रम है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली और भावनात्मक तर्क है, और यही वो जगह है जहां अविद्या का भ्रम सबसे ज्यादा मजबूत होता है। कैसे? ये समझना बहुत जरूरी है कि स्रोत विज्ञान या चिकित्सा के फायदों को नकार नहीं रहा है। ये सच है कि हमने औसत उम्र बढ़ाई है, लेकिन यहाँ हमें परिस्थितियों में सुधार करने और सिस्टम से पार पाने के बीच के बहुत बारीक अंतर को समझना होगा। परिस्थितियों में सुधार और सिस्टम से पार पाना, इसे थोड़ा और विस्तार से समझाएंगी? हाँ, इसे एक रबर बैंड की तरह सोचिए। रबर बैंड शायद भविष्य में 120 साल तक ले जा सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना? ये निस्संदेह एक उपलब्धि है, ये जीवन की गुणवत्ता में सुधार है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, हाँ, रबर बैंड को खींचना उसे तोड़ने के समान नहीं है। ओह, आप रबर बैंड को जितना मर्जी खींच लें, उसकी एक अंतिम सीमा होती है, और खिंचाव के बावजूद वो तनाव यानी क्षीणता और मृत्यु का नियम लगातार बना रहता है। हाँ, तनाव तो रहता ही है। और अंततः वो रबर बैंड टूटता ही है। हम जो कर रहे हैं वो मृत्यु के समय को नेगोशिएट करना है, मृत्यु की प्रक्रिया को हराना नहीं। बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है। हाँ, अविद्या ये नहीं है कि हम उम्र बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अविद्या ये है कि उस उम्र को बढ़ाने के बाद हम ये भ्रम पाल लेते हैं कि हमने षड्विकार के चक्र को हमेशा के लिए चकमा दे दिया है। हम ये भूल जाते हैं कि खींचा हुआ रबर बैंड भी उसी नियम के अधीन है जिसके तहत बिना खींचा हुआ रबर बैंड है। ये रबर बैंड वाला नजरिया पूरी बात को बहुत स्पष्ट कर देता है। मतलब हम सीमाओं को थोड़ा सा खिसका रहे हैं और जश्न मना रहे हैं कि हमने सीमा ही खत्म कर दी है।
बिल्कुल, हम बस उसे स्ट्रेच कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में जब मैं स्रोत सामग्री को आगे पढ़ रहा था तो मुझे एक ऐसा हिस्सा मिला जिसने मुझे सच में चौंका दिया। वो जेल वाला उदाहरण। हाँ, ये इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा बिंदु लगता है। उसमें ये समझाया गया है कि ये सारी तथाकथित प्रगति असल में कैसी दिखती है। और इसके लिए जो उदाहरण दिया गया है, मुझे लगता है कि वो मानव सभ्यता की पूरी दिशा पर ही सवालिया निशान लगा देता है। ये एक जेल की कोठरी और एक कैदी का उदाहरण है। वो एनालॉजी इस पूरे दार्शनिक विचार का केंद्र है। वो बहुत ही सटीक तरीके से हमारी आज की मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाती है। हाँ, जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए जिसे नोट्स में दर्शाया गया है। एक कैदी है जो एक जेल की कोठरी में बंद है। ठीक है। अब वो कैदी अपनी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के बजाय उस कोठरी को ही बेहतर बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। मतलब वो भागने की कोशिश नहीं कर रहा। नहीं, वो दीवारों पर शानदार और महंगा रंग रोगन करवाता है, अपने लिए एक बहुत ही आरामदायक बिस्तर का इंतजाम करता है, शायद कुछ अच्छे गैजेट्स और मनोरंजन के साधन भी उस छोटी सी सेल के अंदर ले आता है। वाईफाई लगवा लेता है। हाँ, वाईफाई और बड़ा टीवी। अब अगर कोई बाहर से देखें तो उस कैदी की कोठरी पूरी जेल में सबसे शानदार और सुख सुविधाओं से भरी हुई है। वो एक बहुत ही उन्नत कैदी बन गया है। लेकिन उस पूरी सजावट और आराम के बावजूद एक बुनियादी सच्चाई है जो बिल्कुल नहीं बदली है। बिल्कुल, सच्चाई ये है कि वो आज भी एक कैदी ही है। वो आज भी कैद में है। बाहर जाने वाले दरवाजे पर आज भी ताला लगा हुआ है। हाँ, और वो अपनी मर्जी से उस कोठरी से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन विडंबना ये है कि वो अपने आरामदायक बिस्तर और सुंदर दीवारों को देखकर इतना मग्न हो गया है कि वो भूल ही गया है कि वो एक जेल में है। ये बहुत ही पावरफुल है। वो उस कंट्रोल के भ्रम में जी रहा है क्योंकि वो अपनी सेल की लाइट अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ कर सकता है। उसे लगता है वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। अगर हम इसे आधुनिक समाज से जोड़कर देखें तो ये एक बहुत ही डरावना विचार है। क्या हमारी सारी तकनीकी प्रगति, हमारे स्मार्ट शहर, हमारी अंतरिक्ष यात्राएं, क्या ये सब सिर्फ क्या ये सब सिर्फ उस जेल की कोठरी में नए और बेहतर गैजेट्स लगाने जैसा है? ये वो निष्कर्ष है जिस पर यह स्रोत हमें पहुंचाना चाहता है। हम इस भौतिक जगत को, जो स्वयं उन 6 परिवर्तनों यानी षड्विकार के अधीन है, उसे एक जेल की तरह देख सकते हैं। हम कितनी भी दवाइयां बना लें, कितनी भी तेज गाड़ियां बना लें, हम जन्म, बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु की इन 4 दीवारों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हम बस कोठरी को आरामदायक बना रहे हैं। एकदम सही। इंटीरियर डेकोरेशन चल रहा है। और यही पर वो बदलाव आता है जिसे स्रोत वास्तविक बुद्धिमत्ता कहता है। अच्छा, तो वास्तविक बुद्धिमत्ता क्या है फिर? जब इंसान अविद्या के भ्रम से बाहर निकलता है तो सबसे पहला विचार जो उसके मन में आता है वो ये नहीं होता कि मैं कितना महान हूँ, बल्कि ये होता है कि मैं नियंत्रक नहीं हूँ, मैं नियंत्रित हूँ। मैं नियंत्रक नहीं हूँ, मैं नियंत्रित हूँ। आज के समय में जहाँ हर सेल्फ हेल्प किताब और हर मोटिवेशनल स्पीकर हमें ये सिखाता है कि तुम अपने ब्रह्मांड के निर्माता हो। हाँ, तुम जो चाहो कंट्रोल कर सकते हो। ये विचार तो बिल्कुल विपरीत दिशा में जाता है। जाता तो है। ऐसा लग सकता है कि ये बहुत ही निराशावादी या हार मान लेने वाली सोच है। सतही तौर पर देखने पर यह निराशावादी लग सकता है, लेकिन अगर इसके मनोविज्ञान को गहराई से समझें तो ये सबसे बड़ी स्वतंत्रता की शुरुआत है। वो कैसे? जब वो कैदी ये स्वीकार कर लेता है कि कोठरी चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, वो अंततः एक जेल ही है, तो क्या होता है? क्या होता है? उसकी ऊर्जा का केंद्र बदल जाता है। जब तक वो सोचता था कि कोठरी को सजाना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, वो अपनी सारी रचनात्मकता और मेहनत उसी में लगा रहा था। हाँ, वो तो है। लेकिन जैसे ही उसे अपनी असली स्थिति का एहसास होता है, वो अपनी ऊर्जा दीवारों को पेंट करने से हटाकर उस दरवाजे की चाबी खोजने में लगा देता है। मतलब फोकस ही शिफ्ट हो गया। बिल्कुल। वो ये समझने लगता है कि असली सफलता कोठरी को बेहतर बनाना नहीं, बल्कि उस कोठरी से बाहर निकलना है। यानी वो अपनी स्थिति से ऊपर उठने, या जिसे अंग्रेजी में ट्रांसेंडेंस कहते हैं, उसकी ओर मुड़ जाता है। हाँ, ट्रांसेंडेंस। वो उन नियमों से लड़ना छोड़ देता है जिन्हें वो हरा नहीं सकता, और एक ऐसे रास्ते की तलाश शुरू करता है जो इस 6 परिवर्तनों वाले रबर बैंड के बाहर मौजूद हो। बिल्कुल।
और ये कोई हार मानना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही स्पष्ट रियलिटी चेक है। हाँ, रियलिटी चेक। ये हमें ये मूल्यांकन करने का मौका देता है कि हम एक मानव सभ्यता के रूप में अपनी ऊर्जा कहाँ व्यर्थ कर रहे हैं। जब हम असंभव को मुमकिन करने की जिद में अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं, जैसे समय को रोकने की कोशिश करना या भौतिक शरीर को अमर बनाने का प्रयास करना। हाँ, तो अंत में निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि प्रकृति के नियम किसी के लिए नहीं बदलते। लेकिन जब हम अपनी सीमाओं को समझकर उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारी बुद्धि स्वतंत्र हो जाती है। एकदम सही। तब हम उस ऊर्जा का उपयोग चेतना के विकास, आत्म साक्षात्कार और उन चीजों के लिए कर सकते हैं जो क्षीणता और विनाश के चक्र से परे हैं। यह एक बहुत ही गहरा और नजरिया बदलने वाला विचार है। हमने शुरुआत इस बात से की थी कि हम अपनी जिंदगी को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर हमने देखा कि कैसे प्रकृति के 6 अटल परिवर्तन, षड्विकार, हर चीज पर हावी हैं। हमने इस बात पर बहस की कि कैसे विज्ञान सीमाओं को खिसकाता तो है, लेकिन उन्हें तोड़ नहीं पाता। हाँ, उन्हें तोड़ नहीं पाता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो जेल की कोठरी का उदाहरण जिसने हमारी प्रगति की पूरी अवधारणा को एक बिल्कुल नए सांचे में ढाल दिया। और ये देखना अद्भुत है कि कैसे इतने दशकों पहले कही गई बातें आज हमारी इस अति आधुनिक एआई और तकनीक द्वारा संचालित दुनिया में और भी अधिक प्रासंगिक लगती हैं। बिल्कुल सटीक बैठती हैं। सत्य की यही खासियत होती है, वो समय और तकनीक के साथ बदलता नहीं है, बल्कि नए संदर्भों में और भी अधिक स्पष्ट होकर उभरता है। सही कहा। और ये पूरी चर्चा जिस स्रोत पर आधारित थी उसका उल्लेख करना यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे गहरे विचार हवा में से नहीं आते। हाँ, इसका जिक्र करना बनता है। ये विश्लेषण मुख्य रूप से venesource.org पर उपलब्ध सामग्री से प्रेरित है। venesource.org। हाँ, विशेष रूप से ये आइसो इन्वोकेशन लेक्चर नामक एक व्याख्यान पर आधारित है, जो 27 अप्रैल 1970 को लॉस एंजलिस में दिया गया था। 1970? हाँ, ये सोचना ही रोमांचित करता है कि उस समय जब दुनिया अंतरिक्ष दौड़ और नई तकनीकों के नशे में चूर थी, तब किसी ने इतनी स्पष्टता से इस प्रगति के भ्रम को उजागर किया था। ये निश्चित रूप से उस दूरदृष्टि को दर्शाता था जो भौतिक सफलताओं के पार देख सकती थी। और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हम लगातार कुछ न कुछ नया हासिल करने की दौड़ में लगे हुए हैं, ये हमें रुककर सोचने के लिए एक बहुत मजबूत आधार प्रदान करता है। तो इस गहन चर्चा को विराम देते हुए एक विचार है जो हवा में तैर रहा है। वो क्या? हमने देखा कि कैसे हमारी सारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, हमारी सामाजिक सफलताएं और यहाँ तक कि हमारी वैज्ञानिक क्रांतियां भी शायद उस विशाल जेल की कोठरी में एक नया और चमकचमाता वॉलपेपर लगाने से ज्यादा कुछ नहीं है। ये काफी भारी विचार है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकता है कि क्या हम अपनी दीवारों की सजावट में, अपने नए गैजेट्स में, हाँ, सुख सुविधाओं में इतने ज्यादा व्यस्त और संतुष्ट हो गए हैं कि हमने असल आजादी की तरफ ले जाने वाला वो दरवाजा खोजना ही छोड़ दिया है। क्या हम भूल गए हैं कि कोठरी के बाहर भी एक दुनिया है? एक बहुत ही प्रासंगिक और जीवन बदलने वाला प्रश्न है ये। बिल्कुल। तो इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। गहराई से सोचने के लिए और हमारी इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।